अप्रैल का महीना था। इस साल कड़ाके की गर्मी हो रही थी। यहाँ एक सीतापुर नामक गांव में पानी के लिए लोग तरस रहे थे। पिछले कुछ महीनों से यहाँ इतनी तेज धूप हो रही थी। इस धूप ने तालाब, कुआं और झीलें सभी सुखा दिए। इस साल यहाँ इस गांव में सूखा पड़ गया था। सभी फसल भी नष्ट हो गई थी। फिर गांव वाले आपस में बात करते हैं। अरे भाई साहब, यही हाल रहा तो हम भूखे मर जाएंगे और ये गांव भी नष्ट हो जाएगा। क्या करें? अब हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब तो गांव के सरपंच ही कुछ कर सकते हैं। गांव का सरपंच भी बहुत दिनों से बीमार था, लेकिन गांव के हित के लिए उसने एक सभा रखी। अरे बेटा, हमारे सरपंच साहब बहुत बीमार हैं। कल उन्होंने एक सभा रखी है। सरपंच ने सभा का ऐलान तो करवा दिया, लेकिन वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। फिर वह सोचता है और कहता है, अरे गांव वालों, जैसा कि हम और आप पिछले महीने से देख रहे हैं, यहाँ स्थिति खराब चल रही है। हमारे इस गांव में सूखा पड़ गया है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम सभी गांव वासियों को दूसरे राज्य में भिजवा देंगे। फिर जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो वापस आ जाना। तब तक मैं यहाँ अकेला रहूंगा और इस मुश्किल का समाधान करूंगा। ये कैसी बात कर रहे हैं सरपंच साहब? आप हम सभी को दूसरे राज्य में भेज देंगे और खुद यहाँ रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको हमारे साथ चलना होगा। सरपंच ने निश्चय कर लिया था कि वह ये गांव छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि इस मुश्किल का डट के मुकाबला करेगा। अरे नहीं नहीं मोहन, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे यहीं रहकर इस मुश्किल का समाधान निकालना है। सरपंच साहब, आप तो अपनी बात पर अटल हैं। ठीक है, तो मैंने भी एक निर्णय लिया है कि मैं भी आपके पास ही रहूंगा और इस मुश्किल का समाधान निकालूंगा। मोहन बहुत ही दयालु था और वह सरपंच के पास ही रह गया। फिर इन सभी गांव वालों को दूसरे राज्य में भिजवा दिया गए। मोहन बेटा, अब मुझे बहुत थकावट महसूस हो रहा है। मैं और ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। तुम मुझे मेरे घर तक ले चलो। जी सरपंच साहब, चलिए। सरपंच की वाकई में तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मोहन से कहा कि अपने घर तक छोड़ दे। फिर सरपंच अपने घर पहुंचते ही बिस्तर पर लेट गया। फिर मोहन सरपंच का माथा चेक करता है, तब कहता है, अरे साहब को तो बहुत तेज बुखार है। मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना होगा। मोहन को पता ही नहीं था, पूरा गांव खाली हो गया है। अब वह डॉक्टर कहाँ से लाए? फिर मोहन कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि सभी गांव वाले दूसरे राज्य में पहुंच गए हैं। अब यहाँ तो डॉक्टर मिलने से रहा। अब मुझे गांव से बाहर शहर में जाना पड़ेगा। ज्यादा समय न गवाते हुए मोहन शहर की तरफ निकल दिया। फिर मोहन चलते चलते कुछ दूरी पर आ जाता है तो उसे बचपन का दोस्त विक्रम मिल जाता है। फिर वह कहता है, अरे मोहन, तू भूल गया, मैं तेरा बचपन का दोस्त। हाँ, याद आया। और सुनाओ, कैसे हो? तुमने तो कोई खबर ही नहीं ली। पता नहीं कहाँ चले गए थे। मोहन, मैं उस गांव से निकलकर इस शहर में आ गया हूँ। और तुम बताओ, अपने बारे में तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे यार, वो हमारे गांव के सरपंच जी है ना, उनको बहुत तेज बुखार है, इसलिए शहर से डॉक्टर बुलाने आया हूँ। क्यों? तुम्हारे गांव में भी तो डॉक्टर थे, कहाँ गए? विक्रम, बहुत लंबी कहानी है। चल, तुझे चलते चलते बताता हूँ। फिर रास्ते में चलते चलते मोहन विक्रम को सभी हाल बता देता है। फिर विक्रम कहता है, एक मिनट, मोहन, इस मुश्किल का समाधान मिल गया। मेरे दादाजी कहा करते थे, सालों वर्ष पहले भी इसी तरह की स्थिति आई थी। तब उन्होंने बताया, इसका एक ही उपाय है। काले पहाड़ियों के बीच पंचावृटी नाम का एक पौधा है, मगर इसको हर कोई हासिल नहीं कर सकता। इसमें बहुत खतरा है मोहन। क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं? मुझे गांव वालों के लिए हर खतरा उठाना मंजूर है। मेरे भाई, इस रास्ते की एक विशेषता है कि यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है और पंचावृटी पौधा लेना इतना आसान नहीं है। यह काली पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है और वहाँ घना जंगल है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा,
लेकिन सबसे पहले मुझे हमारे गांव के सरपंच साहब के यहाँ डॉक्टर भेजना होगा। विक्रम, तुम एक काम करो, तुम शहर से डॉक्टर लेकर सरपंच जी यहाँ पहुंचो और मुझे उस जंगल का रास्ता बता दो। मैं वहां जाता हूँ। ठीक है मोहन, जैसी तुम्हारी इच्छा में डॉक्टर लेकर सरपंच जी के यहाँ जाता हूँ। जाने से पहले तुम्हें काली पहाड़ियों का रास्ता बता देता हूँ। फिर विक्रम मोहन को काली पहाड़ी जाने का रास्ता बता देता है। फिर वह चला जाता है। फिर मोहन भी विक्रम के बताए हुए रास्ते पर आगे चलने लगता है। फिर जब गांव में विक्रम डॉक्टर को लेकर पहुंचा, तब वह कहने लगा, अरे ये कहाँ ले आए तुम? जी, ये गांव में तो हरियाली नाम का कुछ भी नहीं, बहुत बुरी स्थिति है। डॉक्टर साहब, बस कुछ ही दूर में हम सरपंच जी के यहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ ही समय में विक्रम और डॉक्टर सरपंच के घर पहुंच जाते हैं। सरपंच सो रहा होता है। फिर विक्रम कहता है, सरपंच जी उठिए, मैं तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर लाया हूँ। विक्रम की बात सुनकर सरपंच जाग जाता है और कहता है, तुम कौन हो और मोहन कहाँ है? अरे सरपंच जी, मैं विक्रम हूँ, मोहन का दोस्त। वो क्या है ना मोहन, इस गांव की स्थिति सुधारने के लिए पहाड़ियों के बीच गया है। उसने मुझे भेजा है आपकी सहायता के लिए, मैं आपके इलाज के लिए। मैं डॉक्टर लाया हूँ, अब आप जल्दी ठीक हो जाओगे। विक्रम सरपंच को सारी बात बता देता है। फिर डॉक्टर सरपंच जी का इलाज शुरू कर देता है। फिर मोहन आधे रास्ते पर पहुंच जाता है। फिर उसे 2 रास्ते नजर आते हैं। 2 रास्तों पर अलग अलग बोर्ड लगा होता है, उसमें कुछ लिखा होता है। फिर मोहन देखता है और कहता है, अरे ये क्या, ये इसमें क्या लिखा है? भटकाऊं और इस रास्ते में काला साया लिखा है। समझ नहीं आ रहा, इन दोनों रास्ते में से कौन से रास्ते में जाऊं? मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। फिर मोहन को अपने गुरुजी की बात याद आती है कि जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा होना चाहिए। इसलिए उसने काला साया वाला रास्ता चुना और वह उस रास्ते से जाने लगा। मोहन के इस रास्ते पर कदम रखते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया और वह दूसरे रास्ते पर आ गया और डरावनी आवाज आने लगी। फिर मोहन के सामने एक बूढ़ा आदमी आया और कहने लगा, बेटा लौट जाओ वरना मारे जाओगे। जब तक मैं पंचावृति पौधा हासिल ना कर लूं, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मोहन को अंदर से डर भी लग रहा था, मगर उसने अपने डर को बाहर नहीं आने दिया। कुछ समय बाद वह बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। फिर मोहन आगे बढ़ता चला जाता है। आगे चलते चलते बहुत दूर से काली पहाड़ी नजर आती है। फिर मोहन कहता है, अरे वाह, वो रही काली पहाड़ी। मुझे सावधानी रखनी होगी। पहाड़ियों के बीच बहुत सारा जंगल है, वहां तक जाने में मुझे खतरा हो सकता है। अगले ही पल मोहन के पीछे से काली परछाई आ जाती है। फिर मोहन को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। फिर वह पीछे मुड़कर देखता है तो काली परछाई गायब हो जाती है। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई नकारात्मक शक्ति है जो मुझे भयभीत करना चाहती है। मोहन के पास दादाजी से दिया हुआ गले में भगवान का लॉकेट था, इसलिए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर दोबारा काली परछाई आती है और ठीक मोहन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मोहन डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम और मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बहुत पछताओगे है। इतना सुनते ही काली परछाई को भी समझ आ जाता है कि ये एक अच्छा इंसान है। फिर काली परछाई कहती है, मैं एक अच्छी आत्मा हूँ। एक तांत्रिक ने मुझे परछाई में कैद कर दिया है। मैं काफी वर्षों से परछाई में कैद हूँ। मुझे आजादी मिल सकती है। सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। काली पहाड़ियों के बीच बरगद के वृक्ष के नीचे एक त्रिशूल है। वह त्रिशूल की पहली किरण से मुझे आजादी मिल सकती है और यह काम कोई अच्छा इंसान कर सकता है, और वो अच्छा इंसान तुम हो। बस तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वैसे मैं भी वहीं जा रहा था, काली पहाड़ियों के बीच पंचावृति पौधा लेने। वो मेरा गांव मुसीबत में है। ठीक है, चलो चलते हैं। कुछ समय बाद मोहन और काली परछाई पहाड़ियों के बीच आ जाते हैं। यहाँ घना जंगल होता है। मोहन कंफ्यूज हो जाता है और काली परछाई से कहता है, हे परछाई, बताओ त्रिशूल कहाँ है जिससे तुम्हें आजाद किया जा सके। मैं तुम्हारे लिए पंचावृति पौधा ढूंढने में मदद करूंगी।
मैं ऐसी स्थिति में तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, वरना मैं आजाद हो गई तो तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं पहले तुम्हारा पंचावृति पौधा ढूंढ देती हूँ, फिर तुम बाद में त्रिशूल लेकर मुझे आजाद कर देना। ठीक है। फिर मोहन बरगद के वृक्ष के नीचे रखे त्रिशूल को ढूंढने चला जाता है और परछाई भी पंचावृति पौधा ढूंढने लगती है। सूर्योदय होने में कुछ ही समय बचा हुआ था। आखिरकार परछाई ने पंचावृति पौधा ढूंढ ही लिया। पौधा ढूंढने के बाद परछाई मोहन को बुलाती है। मोहन, मोहन, मुझे पंचावृति पौधा मिल गया। मोहन त्रिशूल ढूंढने में बिजी था। मोहन दूर से ही आवाज लगाता है और कहता है, अरे परछाई में बरगद का पैर ढूंढ रहा हूँ, मैं जरा सा समय भी व्यर्थ नहीं कर सकता। तुम वहीं पौधे के पास रहना, मैं कुछ समय बाद में तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, सूर्योदय होने वाला है। कुछ ही समय बचा हुआ है मोहन। ठीक है। काफी समय ढूंढने के बाद मोहन को बरगद का वृक्ष मिल जाता है। फिर वह कहता है, अरे ये रहा त्रिशूल, कितनी मुश्किल से मिला है। चलो इस त्रिशूल को ले लेता हूँ, फिर परछाई के पास जाऊंगा। मोहन त्रिशूल लेकर परछाई के पास आ जाता है। फिर परछाई कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें समय से पहले ये त्रिशूल हासिल कर लिया। अब सूर्योदय होते ही मैं आजाद हो जाऊंगी। आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आपने पंचावृति पौधा ढूंढ लिया। फिर सूरज की किरण निकलते ही इस त्रिशूल के माध्यम से काली परछाई आजाद हो जाती है और त्रिशूल गायब हो जाता है। फिर मोहन पंचावृति पौधा ले लेता है और काली पहाड़ियों और जंगल से बाहर निकल आता है। चलो ये बढ़िया रहा, सब कुशल मंगल हो गया। अब मुझे गांव में जाना होगा और इस पौधे को लगाना होगा। कुछ समय में मोहन गांव में आ जाता है। सरपंच जी को पता था कि मोहन इस पौधे को लेकर अवश्य आएगा, इसलिए सरपंच जी ने गांव के सभी लोग वापस गांव में बुला लिए थे। फिर मोहन इस पौधे को लगा देता है। यह जादुई पौधा था। कुछ ही समय में आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। इस तरह सभी गांव वाले फिर से हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब अगली कहानी देखो। धर्मगढ़ राज्य में एक राजा कबीर सिंह और राजा अपनी धर्मपत्नी रानी अवंतिका के साथ एक सुंदर से महल में रहते थे। राजा बहुत ही दयालु राजा था। फिर राजा अपने राज्य में घोषणा करता है, आप सभी के घरों में जल की व्यवस्था की जाएगी मंत्री जी। जी महाराज जी। आप सभी गांव में जाकर सभी घर जल की व्यवस्था करेंगे। जितना भी धन की आवश्यकता हो तो ले जाना। जी महाराज, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इस तरह राजा ने घोषणा कर दिया कि सभी के घरों में नल की व्यवस्था कर दी। फिर महल में एक गरीब किसान आता है और कहता है, महाराज में बर्बाद हो गया, महाराज में बर्बाद हो गया। क्या समस्या है आपकी? आप खुलकर बताइए। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। महाराज, मैं अपनी जमीन पर अनाज की फसल करता हूँ। पता नहीं महाराज, मेरे उपजाऊ जमीन पर अचानक से जल भर गया और मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। महाराज, में तो बर्बाद हो गया महाराज। मंत्री जी, जाइए और हमारे तिजोरी में से एक खजाने का घड़ा ले आइए और इस गरीब किसान को दे दीजिएगा। जी महाराज। महाराज, आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद महाराज जी। कबीर सिंह महाराज बहुत ही दयालु और सहनशील महाराज था। राजा की प्रजा पूरी होने के बाद अपनी धर्मपत्नी अवंतिका के कच्छ में गया। फिर अवंतिका कहने लगी, अरे आप थकते नहीं हो दूसरों की भलाई करते करते? क्या हुआ रानी साहिबा, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप हमें ये बताइए कि सारा धन इन गरीबों को ही लुटा देंगे या हमारे भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर रखेंगे? अवंतिका, मुझे क्रोध दिलाने का प्रयास न करो तो ही अच्छा होगा। क्या करेंगे आप? आज आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जितना हम गरीबों की जितनी सहायता करेंगे उतना ही हमें सुख प्राप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं होता महाराज, आपका दिमाग खराब हो गया है। महाराज की पत्नी अवंतिका नास्तिक थी। न वो गरीबों को दान देती और न ही भगवान की पूजा करती थी। महाराज ने कुछ न कहा। फिर वह शिकार के लिए चले गए। फिर रानी घर पर अकेली थी।
साधु का रूप लेकर भगवान राज दरबार में पहुँचे। फिर रानी कहने लगी, अरे मैं तो तंग आ गई हूँ। इस दान पुण्य से मेरा पतिदेव सारा धन लुटाता है। अरे बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, थोड़ा भोजन मिलेगा? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। तो ऐसा धन दौलत किस काम की मदद ना करो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी धन दौलत जो हर जगह बांटती फिरूं। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो ये सारा धन नष्ट हो जाए। तथास्तु। बेटा, तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। बेटा, एक उपाय है जिसे करते ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। अरे जल्दी बताइए, क्या उपाय है? बेटी, तुम कभी स्नान ना करो। जब स्नान करो, महीने में एक बार स्नान करो, और जब स्नान करो तो पीली मिट्टी से अपना सिर धो लेना। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद, अब आप जा सकते हो। साधु महात्मा यह सोचते हुए जाने लगते हैं कि बहुत ही विचित्र औरत है, अपना ही सब धन नष्ट करने में लगी है। साधु महात्मा जैसा कहकर गए थे, रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया। 2 महीने के अंदर अंदर राजा का राज्य और समस्त धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। जब राजा ने ये सब देखा, उसे कुछ समझ न आया। फिर ये दोनों गांव में झुग्गी में आ गए। रानी की इस हरकत की वजह से राजा रानी का हुलिया ही बदल गया। अब ये दोनों भोजन के लिए तरसने लगे। तभी रानी ने अपनी बहन को बुला लिया। कुछ दिनों के लिए रानी की बहन तिजोरी में कुछ खजाना लाई है, जिससे कुछ समय तक राजा रानी की भोजन की व्यवस्था हो गई। फिर राजा कहता है, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जाता हूँ, वहाँ कुछ काम कर लूंगा। यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा शहर चला गया। वहाँ मेहनत का काम करने लगा। जंगल से लेकर ही काट कर शहर में बेचता, लेकिन उसको कोई मुनाफा नहीं मिल रहा था। हर रोज राजा निराश होकर जंगल में पैर के नीचे बैठ जाता था। जाने कौन से जन्म का दुख मुझे मिला है। मैंने तो सभी की सहायता की है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? राजा की बात सुनकर अचानक वही साधु महात्मा प्रकट हुए और फिर वह राजा से कहने लगे, अरे बेटा, चिंता मत कर, तुम्हारी धर्मपत्नी ने भगवान का अपमान किया है, इस वजह से तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। हे महात्मा जी, मेरी पत्नी नादान है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बेटा, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान होगा। बस तुम ऐसा करना कि भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मुझे मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद महाराज। मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेटा, तुम्हारे ऊपर विष्णु भगवान का हमेशा आशीर्वाद रहेगा। तथास्तु। इतना कहकर साधु महाराज विलुप्त हो गए। साधु महाराज ने जैसा कहा था, राजा ने ठीक वैसा ही किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और राजा जंगल से लकड़ी लेकर शहर जाता तो राजा की लड़की खूब बिकने लगी और राजा के पास फिर से बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। फिर राजा कहने लगा, बहुत समय हो गया, रानी की कोई खबर नहीं मिली। चलो अपने राज्य में जाता हूँ, मेरी रानी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर राजा अपने राज्य में लौट आया। उसने सबसे पहले अपना राज दरबार लिया। फिर वह रानी के यहाँ गया और कहने लगा, ताली साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी रानी का ख्याल रखा। अरे जीजा जी, कैसी बात कर रहे हो आप? ये मेरी दीदी हैं, इनकी सहायता करना मेरा फर्ज था। रानी चलो, अब चिंता मत करो, भगवान विष्णु की कृपा से हमें हमारा राज्य वापस मिल गया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने सभी का अपमान किया है। तुम्हें अपने गलती पे पछतावा है तो मुझे तुम्हें माफ करने में कोई एतराज नहीं है। चलो अब हम अपने राज्य में चलते हैं। इतना कहकर राजा रानी महल में आ गए और दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।